अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। सीटेट जनवरी 2024 के प्रैक्टिस सीरीज़ में आज सभी का खैर मकदम है। आज हम जनवरी में हुए जो पेपर्स हुए थे, अलग अलग डेट्स में अलग अलग पेपर हुए थे, तो हमने जनवरी 2023 का ही एक सीडीपी का पेपर आपके सामने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर हम 30 क्वेश्चंस को कर पाएँ। कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के अंदर हो जाएँ। चलिए, सबसे पहला सवाल है, डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। हमने दो स्किल देखे हैं, फाइन मोटर और स्किल्स देखे हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स देखे हैं डेवलपमेंट के अंदर। जी चलिए, तो यहाँ पर उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रनिंग। रनिंग चलिए, सही आंसर है उसका। ग्रॉस मोटर स्किल्स में वो तमाम चीज़ें आते हैं जिसके अंदर हमारे बड़े ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पर लोकोमोटर ऑर्गन्स भी हम कह सकते हैं इन्हें, जो हमारे चलने में, भागने में, दौड़ने में आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है उसका रनिंग। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न टू होल्ड अ ग्लास बिफोर दे होल्ड अ पेन। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का जो डायरेक्शंस है हम जानते हैं कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल भी हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस प्रिंसिपल भी हैं। तो यहाँ पर कौन सा डेवलपमेंट का डायरेक्शन आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें जो है प्रॉक्सिमल, जिसमें बच्चा पहले क्या कर रहा है, ग्लास पकड़ रहा है, उसके बाद जो है वो पेन। जी, क्या कहा आपने? सही जवाब पहला है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, दूसरा है सर प्रॉक्सिमो सेकंड। डिजिटल प्रिंसिपल और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर दो आपका सही आंसर है सेकंड, प्रॉक्सिमल डिजिटल प्रिंसिपल, जहाँ पे बच्चा पहले अपने प्रॉक्सिमल ऑर्गन्स के ज़रिए किसी चीज़ को होल्ड करने की कोशिश करेगा, उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों की तरफ आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। ये प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंट्स या एजेंसीज़ हमने देखे हैं, तो यहाँ पर कौन सी एजेंसीज़ हैं जो सबसे प्राइमरी एजेंसी के अंदर जिसका शुमार होता है। ये सवाल इससे पहले भी हमने डिस्कशन में आया है। ऑप्शन एक है नेबरहुड एंड प्रिंट मीडिया, दूसरा है स्कूल एंड लॉ, सोशल पॉलिसी एंड रिलीजन और चौथा है फैमिली एंड नेबरहुड। बताइए प्राइमरी के अंदर कौन सा आएगा प्राइमरी एजेंसी में? सर फैमिली फोर्थ। जी, ये रिपीट हो रहे हैं ना सवाल, याद है आपको? हमने प्रीवियस पेपर में भी किए हैं इसको। जितने हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता चला जाएगा कि बहुत सारे सवाल प्रीवियस में से भी आते हैं, इसलिए प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू जैन पैजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज कैन चिल्ड्रन थिंक डिडक्टिवली। वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग शुरू करता है? ऑप्शन ए है सेंसरी मोटर, बी है प्री ऑपरेशनल, सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। जी, कब आती है बच्चे के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग? सेंसरी मोटर में आती है क्या? नहीं। प्री ऑपरेशनल में भी नहीं आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। कॉन्क्रीट। जी, फॉर्मल ऑपरेशन में आती है डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रीना है 5 साल की लड़की है, इज शोन। एक मिनट रुक जाइए। हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को? जी आ रही। सवाल नंबर 5 है, रीना 5 साल की लड़की है, शोन 2 आइडेंटिकल ट्रांसपेरेंट ग्लासेस बोथ शॉर्ट एंड वाइड इन शेप। उसको दो तरह के ग्लासेस बताए गए हैं। बोथ हैव एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ मिल्क ऑफ देम। दोनों भी ग्लास में सेम मिल्क डाला गया है, सेम क्वांटिटी डाली गई है। शी एग्री दैट द क्वांटिटी, और वो इस बात पे एग्री हो गई कि दोनों भी ग्लासेस में क्वांटिटी सेम है। हाउएवर व्हेन द मिल्क
When same milk from the one glass are poured into a taller narrow glass, she believes that the taller glass has the more milk than shorter glass, as Jan Paget's theory it is. ये हमने जॉन पैजे की थ्योरी में हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे कि सेम अगर क्वांटिटी है, एक गिलास इस तरह का है और एक गिलास जो है वो नैरो है, टॉलेस्ट है, इस तरह का है, दोनों में भी सेम क्वांटिटी है मिल्क की, ठीक है। लेकिन वो जो लड़की है वो ये समझती है कि जब इसको हम इसमें डालते हैं, नैरो बारीक वाले ग्लास में डालते हैं, पतले वाले ग्लास में डालते हैं, तो वो समझती है कि इसके अंदर ज़्यादा मिल्क है। तो ये जो डेवलपमेंट है या बिलीव्स हैं वो किस तरह का है, क्या चीज़ है ये, इसे पैजे ने किस तरीके से पेश किया है। ऑप्शन है कि डिफ़िकल्टी इन डिसेंटरिंग, 2 है एनिमिज्म, और 3 है सिमेटिक फंक्शन, और चौथा है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो किस चीज़ से सफ़र हो रही है वो, या फिर कौन सी एबिलिटी उसके अंदर नहीं पाई जाती है? सेकंड सर, एनिमिज्म। एक्चुअल में एनिमिज़म अलग हैं। एनिमिज़म उसे कहते हैं कि जो बेजान चीज़ों को बात करना, उसे एनिमिज़म कहते हैं, ठीक है। चलते चलते अगर उसको किसी चीज़ की ठोकर लग जाती है तो बच्चा क्या करता है, उसी को डबल से रिप्ले करके उसको मारने की कोशिश करता है, उससे बात करता है, उसको सजा देता है, ये एनिमिज़म है, ठीक है। सिमेटिक फंक्शन ये हमके पढ़ने में नहीं आया अभी, और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये तो फॉर्मल स्टेज में होती है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो सही आंसर जो है उसका ए है, डिफ़िकल्टी इन डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग का मतलब क्या है कि जॉन पैजे के अकॉर्डिंगली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रीना जो बिलीव करती है कि टॉलर ग्लास जो है आपके सामने मोर मिल्क है, उसके अंदर ज़्यादा मिल्क है बनिस्बत शॉर्टर ग्लास के। तो दोनों के तरीके में हम जब गौर करते हैं तो रीना को ये डिफ़िकल्टी है कि इन डिसेंटरिंग का मतलब क्या होता है कि डिसेंटरिंग जो चीज़ है वो एबिलिटी टू टेक इनटू अकाउंट मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन और प्रॉब्लम, कि किसी भी एक चीज़ को या मुख्तलिफ हालात को जज करने की सलाहियत को हम डिसेंटरिंग कहते हैं। रैदर देन फोकसिंग ऑन द सिंगल एस्पेक्ट, किसी एक चीज़ पर गौर करने के बजाय वो दोनों भी चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो गई, ठीक है। तो इन दिस केस रीना इज़ ओनली कंसिडरिंग द हाइट ऑफ द, इसमें वो सिर्फ ग्लास की हाइट को कंसिडर कर रही है, ठीक है, उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट पर गौर नहीं कर रही है, उसे हम कहेंगे डिसेंटरिंग, ठीक है। समझ में आया ये सवाल? जी सर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, अनु आस्क्स दैट ओनली, कोलबर्ग के दोनों भी थ्योरीज को हमने साथ पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर। तो यहाँ पर अनु कह रही है ओनली सोसाइटी नॉट इंडिविजुअल कैन डिटरमाइन दैट व्हाट इज़ राइट, कि कोई सोसाइटी डिसाइड करेगी कि क्या सही है क्या गलत है, ये इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करेगा। एज पर लॉरेंस कोलबर्ग मोरल। तो यहाँ पर फिर से सवाल वही है कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है अगर आपने पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अनु इस स्टेज पर आई हुई है कि क्या सही है या क्या गलत है। ओनली सोसाइटी नॉट इंडिविजुअल कैन डिटरमाइन, कि किसी एक इनफरादी शख्स से कहने से कोई सही है या गलत है ये नहीं हो जाता, बल्कि सोसाइटी समाज तय करता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो डेवलपमेंट की स्टेज है तो रीनो की वो कौन सी डेवलपमेंट की स्टेज है, ठीक है। ऑप्शन ए है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, बी है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, सी है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, और फोर्थ है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। जी फास्ट बताइए। जी इसका सही आंसर है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, ठीक है। ये कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसके अंदर ये बताया जाता है कि सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग के एक स्टेज ऐसी आती है डेवलपमेंट की कि जहाँ पर स्टूडेंट या चाइल्ड जो है वो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है, ठीक है, वहाँ पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है और वो इस बात पर बिलीव करता है कि सोसाइटी के अंदर रहना है तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट और बिलीव, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना और एक दूसरे का रिलेशनशिप निभाना ये बहुत ज़रूरी है। तो उसे कहते हैं अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ओके नेक्स्ट है, एज पर लियो वागोट्स्की आइडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ स्कॉफ फोल्डिंग स्टूडेंट। स्कॉफ फोल्डिंग हमने देखा है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, हमने आपको बताया था कि स्कॉफ फोल्डिंग ये जो स्टेज है वो क्या चीज़ है।
तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तबस्सुम मैडम हैं आप, तस्नीम मैडम? जी सर। कंडीशनिंग द रिस्पॉन्स बाय स्टिमुलस, गिविंग अ रिवॉर्ड ऑन ए करेक्ट आंसर, प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड कूज व्हेन रिक्वायर्ड। सर फर्स्ट आएगा शायद। नहीं, आपने इसका फोल्डिंग के बारे में पता है आपको? या तो फोर्थ आएगा सर। इसका फोल्डिंग के बारे में पढ़े हैं आपने? जी सर। इसका फोल्डिंग क्या है? ये टेम्पररी हेल्प है स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड आंसर उसका सही है, प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड कूज व्हेन रिक्वायर्ड। आप उसी वक्त उसकी मदद करते हैं, ताउन करते हैं जब उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो थर्ड उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लियो वाइगोट्स्की एडवोकेट फॉर। तो वाइगोट्स्की के बारे में फिर सवाल आ रहा है कि वो किस चीज़ की वकालत करते हैं। ऑप्शन 1 है एक्सटेंसिव फोकस ऑन रोड मेमोराइजेशन, सेकेंड है कोलैबोरेटिव लर्निंग, थर्ड है एग्जाम सेंट्रिक पेडागॉगी और फोर्थ है स्टैंडर्डाइज करिकुलम। जी किस चीज़ की वकालत करते हैं? कोलैबोरेशन। जी कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। वैगोट्स्की सोशल लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग की डेमोक्रेटिक वे की बात होगी, इसलिए यहाँ पर सेकंड आंसर उसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्नर्स आर व्यूड एज। बहुत आंसर इसका आसान है कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्नर को किस तरह देखा जाता है। ऑप्शन 1 है पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज है, एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन है, या फिर कैपेबल ऑफ लर्निंग ओनली बाय लेक्चर मेथड, और फोर्थ है इनकैपेबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली। क्या होगा इसका आंसर बताइए। एक्टिव 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 पार्टिसिपेंट। जी हम जानते हैं कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम के हमने मिसालें देखे थे और इसके ऊपर हम पीरियड भी लिए थे। प्रोग्रेसिव स्कूल और प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जबकि वहाँ पर टीचर इनएक्टिव होता है। इस बात को भी आज याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मौके स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। तो सेकंड आंसर उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, रजनी इज रियली गुड एट क्रिएटिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीन ऑब्जेक्ट्स as per Howard Gardner theory of multiple intelligence. What kind of intelligence she is exhibiting? रजनी के अंदर कैसी एबिलिटी है? क्रिएटिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीन ऑब्जेक्ट्स के, वो जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स को देखती है। गार्डनर का आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी आपको पता है कि उसने बताया था कि हर बच्चे के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। तो इंटेलिजेंस की बहुत सारे टाइप्स भी उन्होंने बताए थे। तो बताइए कि ये जो रजनी की जो इंटेलिजेंस है वो किस किस्म की इंटेलिजेंस आपको नज़र आती है। ऑप्शन 1 है लिंग्विस्टिक, दूसरा है म्यूजिकल, स्पेशियल और इंटरपर्सनल। जब भी बात होगी ड्राइंग की, पेंटिंग की, रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, तो वो तमाम जो इंटेलिजेंस होंगे वो स्पेशियल इंटेलिजेंस होंगे, ठीक है। जी सर। अगर वो म्यूजिकल है तो वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। और भी इंटेलिजेंस आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल इंटेलिजेंस का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, वर्बलाइजेशन ऑफ हिज ओन थॉट्स ऑफन हेल्प्स जेम्स टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम्स। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट। बताइए, वर्बलाइजेशन ऑफ हिज ओन थॉट्स often helps James to find out the solution. ये किस वर्बलाइजेशन का मतलब क्या है? ज़बानदानी है, ठीक है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड आपको नज़र आ रहा है? लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड, ऐसा बता रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे? वर्बलाइजेशन यानी कि ज़बानदानी, खुद से भी बात करना या बात करने का जो अमल है। ऑफ हिज ओन थॉट्स, उसके अपने ख्यालात के बारे में जेम्स को मदद करते हैं। किस चीज़ के लिए? सोल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, कि वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमें किस चीज़ की सजेस्ट करता है, क्या जाहिर करता है? लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड,
सेकेंड है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कॉजेस लैंग्वेज डेवलपमेंट। थर्ड है लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निशन। फोर्थ है कॉग्निशन गेट डिलेड बाय इंटरफेरेंस ऑफ द लैंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर उसका सही आंसर थर्ड है, लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निशन कि ज़बानदानी की वजह से ही उसको हेल्प मिलती है, जिस चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो हेल्प मिलना, फैसिलिटेट करना, ये कॉग्निशन के लिए अलामत है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जेंडर के बारे में भी एक चैप्टर है, आप देखा होगा आपने। जेंडर इज़ एन आइडेंटिकल शेप्ड बाय सोसाइटी, प्रीडिटरमाइंड सिंस कंसेप्शन पीरियड। थर्ड है एन इन्नेट बायोलॉजिकल क्वालिटी, और फोर्थ है नॉट इन्फ्लुएंस बाय सोशलाइजेशन एजेंसीज। क्या है जेंडर, क्या है जी, बताइए फास्ट, जेंडर क्या है? मिसबा है आप यहाँ पे क्लासरूम में? सर फोर्थ। देखिए, जेंडर के आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जेंडर के बारे में आमतौर पर ये मशहूर है, और ये CTP के अंदर एक मशहूर सेंटेंस है। उसका फर्स्ट आंसर है, सुन लीजिए, कि जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये हमने पढ़ाते वक्त शुरुआत में बताए थे। जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये समाज ने बनाया हुआ एक तसव्वुर है। ठीक है, वरना अल्लाह ताला के नज़दीक भी कोई इसकी वो चीज़ नहीं है। सब मर्द और जन को अल्लाह ताला उस अपने तरफ से एक नज़र से देखता है। तो ये मेल ये कर सकता है, फीमेल ये नहीं कर सकती है, या मेल को ये सहूलत है, या फीमेल को ये सहूलत है। ये पूरा जो कंसेप्ट बनाया हुआ है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, और ये जो इसको शेप दिया है सोसाइटी ने, इसलिए उसका सही आंसर फर्स्ट है। ठीक है, याद रखिए, आपको इतना ही जेंडर की आपने डेफिनेशन याद रखना है। जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये एक समाजी तस्वुर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हैविंग ए डाइवर्स करिकुलम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वराइड सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड इनरिचेज द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी सवाल हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। डाइवर्स करिकुलम विद चिल्ड्रन फ्रॉम मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल बैकग्राउंड से अगर बच्चे आते हैं तो उनकी लर्निंग को इनरिच करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है, बिकॉज चिल्ड्रंस लर्न मैनी स्किल फ्रॉम देयर पीयर्स। सेकंड है करेक्ट, बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल। और थर्ड है इनकरेक्ट, बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी। फोर्थ है इनकरेक्ट, बिकॉज इट कैन कन्फ्यूज द चिल्ड्रंस एंड दे मे बी फेल। बताइए, ये सवाल हमने डिस्कस किया हुआ है और हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखा हुआ है। मल्टी कल्चरल या मल्टी इकोनॉमिकल सोशल बैकग्राउंड से अगर बच्चे आते हैं तो वो स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए कैसा है, टीचर के लिए कैसा है, अच्छा है कि नहीं, इतना बता दीजिए। तस्नीम मैडम, तबस्सुम मैडम, है आप क्लास में? देखिए 13 क्वेश्चन में बताया गया है कि आपका जो डाइवर्स करिकुलम है, डाइवर्स यानी मुख्तलिफ नोयत वाला, या डाइवर्स यानी जिसके अंदर डाइवर्सिटी है, जिसमें सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल अलग अलग बैकग्राउंड्स के बच्चों को वो इनरिच करता है। जो डाइवर्सिटिकल करिकुलम हम जब बनाते हैं और उनके लर्निंग को इनरिच करता है, बढ़ाता है। तो ये जुमला सही है या नहीं है? करेक्ट है तो ऊपर के दो ऑप्शन, इनकरेक्ट है तो नीचे के दो ऑप्शन। करेक्ट है बिकॉज चिल्ड्रंस एक दूसरे के ज़रिए वो मुख्तलिफ स्किल सीखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। करेक्ट है क्योंकि बच्चे क्लासरूम में बहुत अच्छा हायरार्किकल मुख्तलिफ नोयत वाला माहौल बनता है। और इनकरेक्ट है तो सर करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम द पीयर। जी, सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है ये सवाल मुख्तलिफ अंदाज से पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। मैं बार बार पिछले वीडियोस में भी आपको बताया हूँ कि अगर क्लासरूम में मुख्तलिफ कल्चरल वाले, सोशल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये टीचर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है उनकी लर्निंग को इनरिचमेंट करने के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा हायरार्किकल इन्वायरमेंट है कि बच्चे एक दूसरे के ज़रिए मुख्तलिफ लैंग्वेज को सीखेंगे, मुख्तलिफ स्किल को सीखेंगे। ठीक है, इसके पीछे एक पेडागॉजी है।
जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी, बताइए आंसर। कंटेक्चुअल, नॉर्म रेफरेंस्ड, स्टैंडर्डाइज्ड और टीचर ओरिएंटेड। असेसमेंट किस लिए होना चाहिए? असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी। सर फर्स्ट। नहीं बेटा। जी, करेक्ट आंसर है आपका, कंटेक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके बारे में अगर गौर करेंगे तो कंटेक्चुअल जो असेसमेंट होगा वो बच्चों को हेल्प करेगा, अप्रिशिएट करेगा रिलेवेंस ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज के लिए, उनकी स्किल के बढ़ोतरी के लिए, मोटिवेशन देगा एंगेजमेंट के लिए। ठीक, तो कंटेक्चुअल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी ऑफ ए टीचर विल प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग अमंग्स द स्टूडेंट? गिविंग लॉन्ग पैसेजेस, क्रिएटिव स्किल आप कैसे प्रमोट करोगे? लॉन्ग पैसेज देकर, रोड मेमोराइजेशन, नहीं। इनकरेजिंग कन्वर्जेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, रिवार्डिंग फंक्शनल फिक्सनेस, और फोर्थ है प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर सर्च फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस। क्या होगा आंसर? जी, सही आपका आंसर है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स में क्रिएटिव थिंकिंग हो तो आप उनमें ऐसी प्रॉब्लम प्रमोट करेंगे जो उनको इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ राग़िब करते हों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप रिक्वायर्ड। अगर आपको इंक्लूजन हमने देखें शमूलियत तालीम, सक्सेसफुल इंक्लूजन आपको करना है जो ऐसे बच्चों का जो डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं, तो आप क्या करेंगे? इनफ्लेक्सिबल करिकुलम। जी, इनफ्लेक्सिबल करिकुलम है। दूसरा ऑप्शन है एग्जाम सेंट्रिक पेडागोगी आप इस्तेमाल करेंगे, या रीजनेबल अकोमोडेशन इस्तेमाल करेंगे, या इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पहला और चौथा ऑप्शन तो यहाँ पर एब्सोल्युटली गलत है। एग्जाम सेंट्रिक पेडागोगी ये भी गलत है। रीजनेबल अकोमोडेशन, तो यहाँ पर रीजनेबल अकोमोडेशन उसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प्स एवरी चिल्ड्रन फुलफिल देयर एजुकेशन नीड्स। हमको वहाँ पर जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स है उनके एजुकेशन नीड्स को हमें पूरा करना है, अकोमोडेट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स अंडरलाइन द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन्स। वही सवाल उसी से रिलेटेड है, बताइए आंसर। आगे बढ़ेंगे हम फास्ट, आसान सवाल है। इक्वालिटी। जी, आसान सवाल है। इंक्लूजन का मतलब इक्वालिटी है कि सभी को तालीम हासिल करने का मौका देना चाहिए और सभी को एक साथ तालीम हासिल करने का इक्वालिटी के अंदर राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर टिपिकली टेंड्स टू बी। बताइए कौन सी हाइपर एक्टिविटी डिफिसिट है? ये भी बहुत आसान आंसर है। इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है ADHD, इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसकी अलामत आप याद रख लीजिए कि डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या है कि उसमें बच्चा रेस्ट ही नहीं करता, रेस्टलेस, ये हाइपर एक्टिविटी है। ठीक है। जी सर। ओके, ये एक ब्रेन की लॉन्ग टर्म कंडीशन भी है, डिसफंक्शनिंग है, और बच्चों की वो एबिलिटी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, वो उनके इमोशंस को, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, याद रखिए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टूडेंट्स वो आर क्रिएटिव आर लाइकली टू। जो स्टूडेंट्स क्रिएटिव होते हैं वो किस तरह के होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए आंसर। टेक लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड टास्क,
come up with innovative original ideas, B, behind their age mates in cognitive development, और फोर्थ है required higher efforts in learning। कौन से स्टूडेंट्स के लिए? जो क्रिएटिव होते हैं। बहुत आसान आंसर है उसका, कम अप विथ इनोवेटिव ओरिजिनल आइडियाज। ओके, नेक्स्ट है ऑटिज्म कॉजेस challenges in several domains, yet students with autism offer have strength for which can be utilized by teacher। ऑटिज्म आपको मालूम है कि एक स्टेज है डेवलपमेंट की जहाँ पर बच्चा खुद से बात करता है, ठीक है, अपने आप से बात करता है। तो टीचर को ये जो एबिलिटी है वो कहाँ पर यूटिलाइज करनी चाहिए? ऑप्शन एक है रिटेनिंग द एक्सटेंसिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेटिंग सोशल सिचुएशन करेक्टली, थर्ड है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, और फोर्थ है communicating their feelings clearly। जी सर फोर्थ। देखिए और गौर कीजिए। जी क्या हो सकता आंसर की के मुताबिक तबस्सुम मैडम इसका आंसर रिटेनिंग द एक्सटेंसिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इन ऑर्डर टू इन्हांस इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स ए टीचर शुड एम्फेसाइज ऑन। मीनिंगफुल और इफेक्टिव लर्निंग के लिए टीचर को किस चीज़ पर एम्फेसाइज करना चाहिए? बोलिए, बहुत आसान आंसर है इसका। रोट मेमोराइजेशन, सेकेंड है इंक्रीज। जी करेक्ट आंसर है उसका। फोर्थ रिलेटिंग कंटेंट विथ रियल लाइफ कंटेंट। ये भी आपने देखा होगा ना कि प्रीवियस क्वेश्चंस कितने मरतबा आया है, या फिर इस कंसेप्ट से रिलेटेड ईवीएस में भी और सीडीपी के अंदर भी आता है, उर्दू के अंदर भी आता है। एनसीएफ में हमने इसको पढ़ा था कि आपको किसी भी किस्म का किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप पीरियड ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप रियल लाइफ से आप उसको जोड़कर टीचिंग करें, ठीक है। ये अगर आप जहन में बिठा लेंगे तो आपको मुख्तलिफ सवालात को आसान हो जाएगा देना। जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच अंडरमाइंस स्टूडेंट्स एबिलिटी? फर्स्ट है डिस्कवरी लर्निंग, सेकेंड है कोऑपरेटिव लर्निंग, थर्ड है क्या पढ़ेंगे आप इसको, इंट्यूटिव गेसिंग, और फोर्थ है पैसिव इमिटेशन। जी सर पैसिव। सही आंसर है आपका पैसिव इमिटेशन, ठीक है। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अब वो जिस तरह उर्दू के अंदर आपको दो जुमले दिए जाते थे, बयान और उसकी दलील, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें एक असर्शन होता है बयान और उसका रीज़न भी दिया जाता है। तो दोनों सही है या दोनों गलत है या दोनों में से एक सही है, दोनों में से एक गलत है, इस तरह के आपको जवाब देने होते हैं। 23 उसी तरह का असर्शन है, जुमला है कि ए टीचर शुड एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज वाइल टीचिंग अ न्यू कंसेप्ट। रीज़न, learning is more effective when content is presented in disconnected chunks of information। अब बताइए कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? ऑप्शन आपके सामने है। बोथ ए एंड आर यानी कि रीज़न ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बोथ ए एंड आर दोनों भी फॉल्स हैं। सर ए फर्स्ट। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट में जो बयान है आपका, वो बयान तो सही है कि टीचर शुड एक्टिवेट स्टूडेंट्स। हम बच्चों की जो भी टीचिंग करते हैं साबिक़ा मालूमात को मबनी रख के उनको टीचिंग करते हैं, ये ऑप्शन बयान सही है।
सेकंड जो उसका रीज़न कह रहा है कि लर्निंग इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये डिसकनेक्टेड चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमारी नज़र में करेक्ट नहीं है, गलत है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर रीज़न क्या होना चाहिए था, व्हेन द कंटेंट इज प्रेजेंट इन कनेक्टेड चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि साबिक़ा मालूमात को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, डिसकनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा इसलिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड उसका सही आंसर है। अच्छा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, लर्निंग इज, बहुत आसान है, जल्दी बताइए। एक्टिव सोशल, पैसिव सोशल, एक्टिव इंडिविजुअल, पैसिव इंडिविजुअल। फर्स्ट आंसर उसका सही है, एक्टिव है और सोशल है। ओके, पैसिव नहीं है, इंडिविजुअल और एक्टिव भी नहीं है, पैसिव इंडिविजुअल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 नीचे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। इस तरह के सवालात में आपका वक्त ज़्यादा जा सकता है, तो आप इसे रफ वर्क करके आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हैं। ऑप्शन एक है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है टाइपिंग में, दूसरा है मेमोराइजेशन या कुछ ना कुछ होगा उसमें। अच्छा जी, स्पेलिंग यही है, निमोनिक्स उसे पढ़ते हैं, निमोनिक्स। ठीक है, दूसरा है ह्यूरिस्टिक और तीसरा है फंक्शनल फिक्सनेस एल्गोरिथम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे या इफ़ेक्टिव है, तो यहाँ पर उसका सही आंसर है फोर्थ में आप देख लीजिए, नीचे है वो, सॉरी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, समझ भी लीजिए आप, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। थोड़ा सा पेपर वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसकी मीनिंग देख लीजिए। निमोनिक्स, जी सर, फर्स्ट, जी सेकंड ह्यूरिस्टिक और फोर्थ है एल्गोरिथम्स। ठीक है, जी सर। फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इमोशन एंड कॉग्निशन। जिस तरह वहाँ पर इससे पहले भी पूछा गया था आपको सवाल इसी पेपर के अंदर लर्निंग और कॉग्निशन के बारे में, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इमोशन और कॉग्निशन के बारे में। फर्स्ट है, हाई एंजाइटी इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एंजाइटी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी क्या स्टूडेंट की? नो सर। नहीं बढ़ती। सेकेंड है, मॉडरेट एक्साइटमेंट इम्प्रूव्स इन्वॉल्वमेंट एंड लर्निंग। ये ठीक है थोड़ा सा आंसर और यहाँ पर भी नंबरिंग गलत हुई है ऑप्शन की। होपलेसनेस मोटिवेट्स द लर्नर टू ट्राई हार्डर, गलत। नो सर। हाँ शेम सर, मोटिवेट्स, सेकेंड आएगा। जी, फोर्थ भी देख लीजिए कि शेम मोटिवेट्स द लर्नर टू मेक बी इनिशिएटिव्स इन ग्रुप, तो सही आंसर उसका सेकेंड ही है, मॉडरेट एक्साइटमेंट इम्प्रूव द इन्वॉल्वमेंट एंड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 28, स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू फ्रेम डैश टाइप ऑफ गोल्स, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, फेलियर एक्सेप्टिंग और फोर्थ है सक्सेस अवॉइडेंस। बहुत आसान है इसका भी, सेकेंड। मास्टरी महारत पर मबनी। ठीक है, अच्छा मास्टरी जी ओरिएंटेड गोल स्टूडेंट्स ने सेट करना चाहिए मोटिवेटेड फ्रेम के। जी नेक्स्ट है सर। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बहुत आसान है, डैश इन्फ्लुएंसेस लर्निंग पॉजिटिवली वाइल डैश इन्फ्लुएंसेस लर्निंग निगेटिवली। जी,
ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने देखे हैं, ठीक है। सर थर्ड। डिस्कशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग निगेटिवली क्यों इन्फ्लुएंस करेगा? देखो सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का, तो वहाँ पर बात की जा रही है, एक में पॉजिटिव है आधा जुमला और दूसरा जो जुमला है बाकी का हिस्सा वो निगेटिव है, ठीक है जी। तो स्कीमा एक्टिवेशन जब होता है तो उसमें बहुत सारे ख्यालात बच्चे के एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि हमने स्कीमा के ऊपर भी हमने बात की है पैजे के, तो हम जानते हैं कि स्कीमा क्या है, बहुत सारे तस्वुरात का एक खाका है। जब एक्टिवेशन होता है, जब भी बच्चा मालूमात हासिल करने के लिए या नॉलेज हासिल करने के लिए बैठता है तो उसका एक्टिवेशन होता है स्कीमा का और उसकी लर्निंग पॉजिटिव होती है, ठीक है। जबकि लर्न हेल्पलेसनेस, अगर वो हेल्पलेसनेस की बात हो गया या उसके जहन में हेल्पलेसनेस का तस्वुर आ जाएगा तो फिर वो किस तरह निगेटिवली असर करेगा उस पर, अच्छा, ठीक है, लर्निंग के ऊपर वो गलत असर करेगा। इसलिए फोर्थ आंसर उसका सही है। जी सर। लास्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर है। रिकमेंड्स पेडागॉगीज विच आर, बहुत आसान है इसका जवाब भी। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस चीज़ पर फोकस करती है, रिकमेंडेशन करती है? एग्जाम सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक या एक्सक्लूजन सेंट्रिक? सर एक्सक्लूजन का मतलब क्या होगा? एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहर निकालना, छोड़कर। थर्ड लर्नर सेंट्रिक। जी, तो ये हमेशा ही रहा है और यही आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये जो पेपर था 2023 में, जनवरी 2023 में जो पेपर्स हुए हैं उन्हीं में से एक पेपर है। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ डेट में मुख्तलिफ पेपर हुए थे इसके, तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमारे लिए कारआमद है। इंशाल्लाह और भी हम इसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जितने पेपर हम हो सकते हैं 21 जनवरी 2024 तक हम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक। जी सर। चलिए मिलते हैं, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.